सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, रिपोर्ट आज ये है कि अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है और हुकूमत भी इसको तस्लीम करती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमती इक़दामात कहाँ हैं वो शायद नज़र कहीं नहीं आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि मुल्क में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। नवंबर की बात की जाए तो नवंबर में 11.5% तक महंगाई पहुँच गई है। ये सूरत हाल है। 2 दिन पहले वज़रा ने मीटिंग बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। उन्होंने फिगर दिए 2 जगहों के, एक अमेरिका जहाँ उन्होंने कहा कि महंगाई की शरह 6.5% बढ़ी है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि यूरोप के अंदर 5.5% महंगाई की शरह बढ़ी है। तो ये दोनों जगह में 6.5 और 5.5 है। तो जब दोनों को जमा कर लिया गया है तो पाकिस्तान में 11.5% हो गई है। तो अगर वहाँ इतनी बड़ी है तो आप 7.5 तक या 8.5 तक भी रख लें, लेकिन एक माह में यानी कि जो महंगाई पिछले अक्टूबर में 9 तक थी वो 11.5 तक पहुंच गई है। हर गुजरते महीने, हर गुजरते दिन के साथ महंगाई में इजाफा हो रहा है। वो आम तौर पर जो अशिया जो एक्सपोर्ट हो रही हैं और जो लोकल प्रोडक्शन है वो दोनों इस तरह से बढ़ रही हैं कि किसी पर हुकूमतों का कंट्रोल नहीं है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है कि सिंध के अंदर जो महंगाई है उसकी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर है। चीनी का मामला क्योंकि नेशन वाइड होता है, उस पर उन्होंने कहा कि क्रशिंग के लिए उन्होंने लेट आगाज़ किया, जिसकी वजह से चीनी अगले आने वाले वक्त में फिर महंगी होगी। दावा हुकूमत कर रही है चीनी सस्ती हुई है, लेकिन क्या चीनी 56 रुपए से वापस 56 तक आई है? अभी भी नहीं। अभी भी 100 रुपये और 95 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। हुकूमत दावा कर रही है कि आटे की कीमतों में कमी हुई है, कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। तो हुकूमत क्या कर रही है और अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ 4 कागज़ के पलंदे लेकर और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? यही कुछ है। हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ुबैर मोतीवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर मोतीवाल साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे मुआशियात भी हैं इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट पे, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त का। और शान सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे मुआशियात हैं मलेशिया से। शान साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। ज़ुबैर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सर, ये जो महंगाई का मामला है, आज तो हमने स्टॉक एक्सचेंज में भी देखा कि असरात उसके भी नज़र आ रहे थे, लेकिन पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, यानी कि जिससे हम लोकल या एक्सपोर्ट की प्रोडक्शन जितनी भी है वो तैयार करते हैं वो भी महंगी है। तो फिर उसका मतलब है कि नीचे तक जब मामला आएगा तो फिर चीज़ें महंगी होंगी, महंगाई की शरह इजाफा होगा। ये बहैसियत बिजनेसमैन आप इस सारे अमल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा, आपने अभी अब इंट्रो में भी आपने क्या कहा, 11.53% जो ना 20 महीनों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अब आप कंपेयर आपको ये करना चाहिए कि 20 महीने के पहले जो महंगाई थी मुल्क में वो क्या थी, सेंसिटिव इंडेक्स क्या था और जनरल इन्फ्लेशन क्या था। अगर आप उसको देखेंगे ना तो उस वक्त जब ये वहां तक पहुंच गया था, इसके बावजूद भी इतनी महंगाई नहीं थी। तो अब अगर इतनी महंगाई आई है तो इसकी वजह सप्लाई एंड डिमांड है। देखिए, जब तक सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को ये अडॉप्ट और सप्लाई साइड को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होने का है। आप अगर चाहेंगे मैं इस तरह से फिगर्स बना लूं, देखिए एक तो कुछ तो इनकी मजबूरियां हैं। वो मजबूरियां ये है कि देखिए, अगर आपकी ऑयल का बिल बढ़ जाता है तो ये कुछ कर नहीं सकते, इन्फ्लेशन उससे बढ़ेगा। आप अगर दुनिया के अंदर अगर और कमोडिटी जो हम इम्पोर्ट करते हैं उनकी अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो लोकल की मामलात हैं उनको तो टैकल करना गवर्नमेंट का काम है ना जी। बिल्कुल। आप अगर चीनी और आटा जो बेसिक 2 आइटम हैं, अगर उसकी वाफिर मिकदार अगर आप डंप कर दें पाकिस्तान की मार्केट में तो ये ऑटोमेटिकली सीधे हो जाएंगे सारे लोग। आप अगर फर्टिलाइजर मंगा सकते हैं, आप अगर और चीजें मंगा सकते हैं तो आप ये 2 आइटम में भी मंगा के डाल दें। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इसी को कहते हैं कि आप सप्लाई साइड को बढ़ा दें और जो है ना जो डिमांड ऑटोमेटिक आएगी। और जो होल्डर्स हैं, जो ये ब्लैक करने वाले हैं या जो मिलों वाले जो दाम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सारे अपनी जगह पे सीधे हो जाएंगे। आप अगर एक तरफ और इसके पैसे भी मैं इनको सजेस्ट ये करता हूँ कि देखिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जितनी हैं आपकी,
चाहे वो PIA हो, चाहे आप स्टील मिल हो, कोई भी ले लें, या आप साल के 700 से 800 बिलियन रुपए उनको खाली खड़ा रखने के लिए, उनको अपना अपना बना के रखने के लिए खर्च करती है हुकूमत। वो उसमें से 200 बिलियन अगर यहाँ लगा दे, ख्याल है कि ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स हम पूरा कर लेंगे, और जो है ना हम ये महंगाई के खिलाफ जो जंग है, यही तरीका कार है। अगर इस तरह से करेंगे तो ये होल्डर्स आगे नहीं आ पाएंगे, ये जखीरा अंदोजी हो नहीं सकेगी। सही। तो ये एक बड़ा फैक्टर जो आप बात कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट का है, और फिर जखीरा अंदोजी का मामला, डिमांड एंड सप्लाई के जो इशू आप बात करें। शान सईद साहब, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, ये ठीक है बिल्कुल कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो चंक है वो ऑयल एक्सपोर्ट के अंदर नज़र आता है। जब ऑयल एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा होगा तो फिर डेफिनेटली जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट से लेकर एक आम आदमी की जेब तक हर चीज़ पर असर आएगा। तो इसका मतलब है जो चीज़ें जिस नहज पर, जिस डगर पर चल रही हैं, वो वैसे ही चलती हुई नज़र आएंगी। पाकिस्तान में बेहतरी की अब गुंजाइश नहीं। हम तो हर महीने महंगाई की शरह बताते हैं कि 1%, 1.5%, 2% बढ़ी। जी शान साहब, पाकिस्तान जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस से गुजर रहा है, ये वही ज़माना है जो 1970s का था, जब पूरी दुनिया में स्टैगफ्लेशन आया था, और इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो स्टैगफ्लेशन आया हुआ है। अगर आप अपना डिस्काउंट रेट 9.25 से 10% भी कर दें तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो अगले 12 से 18 महीने में कम नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में। जहाँ तक पाकिस्तान स्पेसिफिकली की बात है कि जी अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ गया है या यूरोप में, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली डिमांड साइड पर है। और जैसे मोतीवाला साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम अपनी सप्लाई साइड को मैनेज कर लें तो ये जो इन्फ्लेशन है ये अंडर कंट्रोल हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, जिसकी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स दैट इज़ कीपिंग इन्फ्लेशन हाई इन पाकिस्तान। अच्छा, नहीं तो शान सईद साहब, ये तो एक वजूहात जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसके हल की जानिब अगर हम बात करें तो क्या है कि अवाम वो परेशान है कि जी हुकूमत से हो नहीं पाता, हुकूमत पर तनकीद हो रही है, और जितनी भी स्ट्रेटजी, जितनी भी प्लानिंग हुकूमत कर रही है उसके असरात कहीं नज़र नहीं आ रहे होते। कहते 3 महीने के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, 1 माह के बाद बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो बेहतर नहीं, वो वर्स्ट उतनी हो रही हैं। मेरे नहीं ख्याल ये 1 महीने या 3 महीने की कहानी है। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में इन्फ्लेशन आ रहा है अगले साल, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आएगा। ऑलरेडी इस वक्त इस साल हमने देखा है पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो हैं दे हैव गॉन अप बाय 31%। तो आप जो बेसिक आपकी जो कमोडिटीज़ हैं उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो सबसे पहले आप रोकें, ताकि जो लोकल जो आपकी कंजम्पशन है उसको आप मीट कर सकें। एक ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है क्या को डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में इस वक्त जो भी इकोनॉमीज हैं वो 2 पॉलिसीज को लेके चल रही है, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का डोमेन है और गवर्नमेंट पूरी एफर्ट लगा रही है कि अपने रेवेन्यूज इंक्रीज करे। ऑल्दो हमारे यहाँ इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि फिस्कल साइड पे हम अभी भी जो है बेहतर जा रहे हैं। जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी की बात है, मैंने आपके बड़े सारे प्रोग्राम में कहा है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी टोटली फेल हो गई है। ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये मैंने बड़े सारे प्रोग्राम में बताया, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, गवर्नमेंट का डोमेन ही नहीं है। पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस वक्त एक्टिव हुए हैं कि किस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आपको याद हो, 28 जनवरी 2020 को हमारा जो डिस्काउंट रेट था वो 13.25% पे था। जी हाँ। तो वो उस लेवल पे जाना ही नहीं चाहिए था कि 2019 में इतना इन्फ्लेशन नहीं था जो इस वक्त इन्फ्लेशन है। तो जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी की जो राइज है वो इतना गलत हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है वो आवाम को सफर करना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट में तो फिर अब इजाफे की खबरें जो हैं वो इजाफे का इम्कान है, तो आज जो कुछ स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है वो भी आपके सामने उस पर भी बात करते हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने लगारी साहब ये कहा कि लोगों की तकालीफ को देखते हुए अब वो एहसास है अशिया ज़रूरियात पर वो सब्सिडी दे रहे हैं। अब वो तरीक़ाकार अब ये अपनाया जा रहा है कि डायरेक्टली लोग जो 50,000 से कम जिनकी आमदन है उनको करियाने की जो शॉप्स जहाँ से वो चीनी, घी, आटा, दालें वगैरह ले सकते हैं, वहाँ पर अब वो करियाने की शॉप्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हो रही हैं। अभी ये बताया गया 15,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। अभी अगला फेज़ जो है वो चल रहा है। तो एक तरफ तो हुकूमत कहीं ना कहीं उन लोगों को जिनको ज़रूरत है
वहाँ वो दे रही हैं सब्सिडी। वो कह रही हम कोशिश कर रहे हैं इस महंगाई का, तो आलमी तौर पर इतनी महंगाई है कि पाकिस्तान की तो इकॉनमी उस मुकाबले में बहुत छोटी है, तो फिर महंगाई का असर तो होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये फ्रॉड है हुकूमत की तरफ से कि जनाब आलमी सतह पर महंगाई है, इसलिए जो है हम मजबूरन ये सूरत हाल को पैदा कर रहे हैं या ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो ये हमारा मुकाबला करते हैं अमेरिका से, बरतानिया से और यूरोप के ममालिक से, और जब वेजेस की बात करते हैं तो फिर हमारा मुकाबला करते हैं ये सोमालिया से और ज़ैम्बिया से और ज़िम्बाब्वे से और इस तरह के मुल्कों से जहाँ पर वेजेस कम हैं और लोगों को प्रॉपर वेजेस नहीं मिलते हैं, हमें वहाँ जाकर ला कर खड़ा करते हैं। यानी हमें हमारे अपने साउथ एशिया के ममालिक के साथ भी हमारा कंपेरिजन नहीं करते हैं। फिर तो ये अफ्रीकी ममालिक में चले जाते हैं, कहते हैं लेकिन वहाँ लोगों की क्या तनख्वाहें और आप लोगों की क्या तनख्वाहें हैं। तो हमारे यहाँ तो वेजेस जो हैं, या जो कोई भी कर रहा है, जो जिस तरह से भी कमा रहा है, उसकी वेजेस नहीं बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई की ये आदाद शुमार जो हमें बताए जाते हैं कि 11% बढ़ गई है, 11.5% बढ़ गई है, तो ये अपनी समझ में नहीं आता है। इसलिए कि चीज़ों की कीमतें दुगनी से ज़्यादा 3 गुनी, 3 गुनी से ज़्यादा 4 गुनी, 5 गुनी भी हो जाती हैं। तो ये जो इजाफा है कीमतों में परसेंटेज में होता है जी, 11% हो रहा है। यानी मुझे कैसे समझ में आएगा जिसको जो 1,000 में दवाइयाँ ख़रीदते थे, अब वो 4,000 रुपये में दवाई आती है, तो ये महंगाई की शरह कैसे मुझे मेजरमेंट कैसे करेंगे हम कि किस तरह से हो रही। इसी तरह से हमें आहिस्ता बढ़ाते। देखें 11% इस महीने हुई है, यानी जो आप 100 रुपए की चीनी ले रहे थे वो 111 रुपए की इस महीने, अगले महीने फिर वो बढ़ेगी तो 122 तक ले जाएंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक तरह से बहुत ही हुकूमती सतह पर लूट मार का हिस्सा होना है, और जो माफिया कंट्रोल करती है चीज़ों को, उसके ये सहूलतकार के तौर पर काम करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सब्सिडी देंगे। भाई आप आदाद शुमार आ गए हैं कि कितने जो है चीनी के बादशाहों को इस साल या पिछले साल जो है कितना सब्सिडी दी गई, सब्सिडी का वो आ गए हैं, सारे आदाद शुमार सामने आ गए। ये जो सब्सिडी दी गई है उन सेठों को, उन बादशाहों को, उन शुगर जो है शुगर मिलें चलाने वालों को और शुगर माफिया को वो सब्सिडी दी गई। वो सब्सिडी नीचे नहीं पहुंची है ना। अब ये कह रहे हैं कि हम इतने हज़ार दुकानें बनाएंगे, इतने हज़ार तनख्वाह, कौन जाकर मेजरमेंट करेगा। ये लूट मार का एक और धंधा शुरू हो रहा है, और ये टोटल लूट मार होगी और कुछ नहीं होगा। और इसमें कुछ और लोग जो है मजीद करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। मासस को, आम आदमी को नहीं कुछ मिलेगा। 50,000 से तो 50,000 तो हम समझते हैं कि लोअर जो मुतवस्सित तबके का आदमी है वो लेता है। गरीब तो बेचारा जो आपकी आबादी का बड़ा हिस्सा है, जो 50% से ज़्यादा है, उसकी नहीं है वेजेस। 50,000 क्या, 25,000 नहीं है, 20,000 नहीं है। तो सर लोगों की वेजेस तो बहुत सर वो कह रहे हैं 50,000 तक का तमाम लोगों को फिर वो कर देंगे। अब देखना ये रवामा डॉक्टर सानिया निश्तर ने बड़ी तफसील के साथ ब्रीफ किया है, क्या प्लान करती हैं वो, किस तरह से मैकेनिज्म होगा, उसके असरात लोगों तक आएंगे, ये तो अब हमें महीना इस इंतजार करना, क्योंकि रवामा वो कहते हैं कभी असर नहीं पड़ा। आगाज चलें, ये अब देखो दावा तो ये कर रहे हैं कि इससे बेहतर होगा, लेकिन जो जनवरी में आने वाला है 11 शायद जनवरी, मैं अगर गलत हूँ तो सी भी कीजिएगा शान सईद साहब, मिनी बजट की सूरत में एक चीज़ हो रही है, क्योंकि जो टैक्सेस ख़त्म हो रहे हैं, जो तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि IMF के ये तमाम तर फरमाइश है जिस पर होना ही है। वो हफीज़ शेख साहब की जिम्मेदारी थी या वो अब है, जो भी है, तो इसका मतलब है कि जो अगले आने वाला साल है उसका पहला महीना वो मज़ीद महंगाई में इजाफा करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जब टैक्सेस की छूट हो जाएगी तो फिर तो मसाइल और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। जो आप ही के जुमला है कि फिस्कल पॉलिसी के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा टैक्स रेवेन्यू तो इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब जब सब्सिडी ख़त्म होगी तो महंगाई तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जी, आपने जो सवाल किया, सब्सिडी इज़ नॉट द सोल्यूशन। सब्सिडी हमेशा जो है वो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को उसको इमर्ज करती है, और सब्सिडी से जो है इकोनॉमी में इनएफिशिएंसी ज़्यादा पैदा होती हैं। तो जहाँ तक आपका सवाल है 2022 का, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है दैट 2022 विल बी टफर देन 2021, और हमें इकोनॉमी को बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। इकोनॉमी कैन नॉट बी प्लेड लाइक पियानो। हम लोगों ने इस वक्त जो देखा है पिछले 1-1.5 साल में, जब से कुछ लोग आए हैं कुछ जगहों पे, इंपॉर्टेंट जगहों पे, कि उन्होंने समझा है कि पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं,
इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान की इकोनॉमी में उन लोगों को बिठाया जाए जो सीजनड हैं, जिनको इकोनॉमी का पता है, जिनके रूट्स हैं पाकिस्तान में, पीपल हु हैव स्किन इन द गेम। उनको ना दिया जाए इकोनॉमी का जिनको पता ही नहीं है कि जी करना क्या है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है, फिस्कल साइड पे तो हम लोग ठीक है, 100% नहीं है परफेक्ट, लेकिन मॉनेटरी साइड पे जो है हम टोटली फेल हो गए। और वहां पर हमें एडल्ट्स को बिठाना चाहिए, वो इकोनॉमी को जो है, बच्चों का काम नहीं है चलाना। इस वक्त मुझे जो लग रहा है मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि जी महंगाई हो रही है, इसका पूरा जो जिम्मेदार है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। पूरी दुनिया में जिन ममालिक में मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी काम कर रही है, मैं आपको मिसाल देता हूँ थाईलैंड की, सिंगापुर की। इन्फ्लेशन हाई है लेकिन उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है। इवन मलेशिया में भी उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क में अनफॉर्चुनेटली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो टोटली फेल हो गई, जिसकी वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है और आवाम को खमियाजा भुगतना पड़ा है। अच्छा, बिल्कुल ये सही है। अच्छा, मैं इस आज जो रुझान रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, उस पर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करना ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट जो है शदीद मंदी का रुझान रहा है। ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये क्या मामला हुआ है आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एकदम से वो 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी उसमें आई है? देखिए, पहले से खबरें मिनी बजट की थी। जब FBR के चेयरमैन ने खुद कह दिया कि भाई मिनी बजट तैयार है, हमको गवर्नमेंट कहे तो हम देंगे, तो इसका मतलब महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई के बढ़ने को रोकने के लिए जो स्टेट बैंक का तरीका है वो ये है कि किसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ा दो कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, जो हुई नहीं थी लास्ट टाइम भी जी। तो ये जो है यहाँ पहले खबर ये थी कि जो दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ाएंगे। तो वो जो है उसकी जगह अब यहाँ पर खबरें हैं कि ये T-bill का जो ऑक्शन हुआ है उससे लग रहा है कि ये तो और ज्यादा बेसिस पॉइंट और ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। उसका घबराहट डॉलर रुपी की स्टेबिलिटी ना होना, डॉलर 3 बिलियन के ट्रांजैक्शन की सिग्नेचर के बावजूद अपना सऊदीया से घट नहीं रहा, तो उसका घबराहट थी। फिर हम जो निकले हैं अपना इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स और फ्रंटियर इंडेक्स पर आए हैं, उसमें वो इमर्जिंग मार्केट वाले तो बेच गए, खरीदार जो थे वो नहीं आए हुए अपना क्या कहते हैं जो फ्रंटियर, क्योंकि वो छुट्टियों पर है। तो ये सब ने इतना बड़ा पैनिक क्रिएट किया कि इन्वेस्टर्स जो थे औने पौने भाव और बिल्कुल पैनिक सेलिंग में सब सेलिंग शुरू कर दी, और कहीं या कहीं से डिमांड नहीं आई कि भाई इतना मार्केट में शेयर सस्ता हुआ है तो लें, ना फॉरेन फंड से आई ना इंस्टीट्यूशनलाइज गवर्नमेंट की तरफ से आई। तो ये सब ने मिल मिलाकर तकरीबन। अच्छा, तो ज़फ़र साहब ये पहले ये कहा जा रहा था कि दिसंबर में तो शायद 50,000 क्रॉस कर जाएगी, अब ये माइनस की तरफ आ रही है, तो अभी रिकवरी के क्या चांसेस है कि जब तक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान नहीं होता है और डिस्काउंट रेट आप समझते हैं कि अगर बढ़ गया तो फिर क्या सिचुएशन होगी? सिचुएशन यही रहेगी, इसी एरिया में मार्केट रहेगी। लोग ये समझ रहे हैं कि 43,000 से 100-200 पॉइंट और नीचे चली जाएगी तो वहां से बाइंग आएगी, और मेरा भी ख्याल है कि 42,800 के करीब अराउंड मार्केट में। अभी तो शॉपिंग का और सस्ते शेयरों के लेने का टाइम है, लेकिन इस सब का दारोमदार ये है कि हम ये देखिए कि इकोनॉमी टर्न अराउंड हो और डॉलर का किसी तरह स्ट्रेंथ कम हो, क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ होती जा रही है और फॉरेन फंड्स को पैनिक बढ़ता जा रहा है। सही, बिल्कुल। अब देखना ये है कि क्या सूरत हाल होती है, लेकिन अब ये हफ्ता तो बहरहाल खासा एक पेचीदा सा रहा है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से तो रहा है, लेकिन बाकी ओवरऑल भी बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपके वक्त का। शान सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी ज़ुबैर मोतीवाला शुक्रिया अदा करते हैं। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बड़ा बहरान है और उसे कहते हैं गैस बहरान। एक जानिब कहा गया कि CNG स्टेशन बंद किए जाएंगे, लोगों को घरों में गैस फराहम की जाएगी, लेकिन घरों में भी गैस अब नापैद है। हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आगे बात करें। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात करेंगे अब इस वक्त गैस बहरान की सूरत हाल के हवाले से। वैसे तो पाकिस्तान में साल से ये सूरत हाल दरपेश होती है कि जैसे ही
नवंबर का महीना आता है तो गैस के मामला तेज़ी के साथ ख़राब होते हैं, फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक ये सूरत हाल दरपेश रहती है। अगर हम सिर्फ स्वीट सदर्न गैस कंपनी के हवाले से बात कर लें तो कराची यानी सूबा सिंध के सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला सूबा है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त गैस का बहरान है। एक जानिब लोगों के घरों तक गैस पहुँचाने में मुश्किलात हैं क्योंकि 1200 के करीब जो डिमांड है, लेकिन कोई 1070 या 1030 के करीब जो है वो इस वक्त MMBU लोगों को पहुंचाई जा रही है, जो एक शॉर्टफॉल है। एक जानिब वो है, दूसरा जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो CNG का सेक्टर है, वहाँ पर गैस बंद होगी। CNG सेक्टर भी ये कहता है कि हमारा इस गैस के साथ ताल्लुक़ ही नहीं हो रहा था हमें, और ये वादा भी दिलाया गया कि इस साल हमारे लिए CNG जो स्टेशन है वो बंद नहीं किए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये सूरत हाल हुआ। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को ये दावा किया जा रहा है कि तमाम इंडस्ट्री को गैस दी जा रही है, जो लोकल प्रोडक्शन जहां पर इंडस्ट्री में होती है वहां पर गैस भी बंद की गई है। हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद हैं सलमान सिद्दीकी साहब, स्पोक्स पर्सन है स्वीट सदर्न गैस कंपनी से। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। सिद्दीकी साहब, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये इस वक्त जो शॉर्टफॉल चल रहा है, स्वीट सदर्न की बात कर लेते हैं, तो वो क्या है इस वक्त बलूचिस्तान में और सिंध में? सिस्टम में ओवरऑल शॉर्टफॉल होता है सिंध और बलूचिस्तान क्योंकि हमारा कंबाइंड यूनिट है सप्लाई का, तो हमारे सिस्टम में जो शॉर्टफॉल है, आपने सही बताया, तकरीबन 150 का शॉर्टफॉल चल रहा है सप्लाई और डिमांड का। उसको मीट करने के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान जो है वो तरतीब दिया जाता है और उसी को इन्फोर्स करके मुश्किल दूर करने की कोशिश की जाती है। बस आपके इनको मैं तस्दीक करना चाहूँगा, आपने बताया कि शायद सारी इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी जारी है, ऐसा नहीं है। जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं उनका कैप्टिव पावर यूनिट्स को गैस की तरसील बंद कर दी गई है और ये 26 नवंबर से किया गया एग्जाम। इसके अलावा जैसे आपने बताया CNG सेक्टर को कल से यानी कि 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक के लिए उसकी भी गैस मुनक़ता की गई। वजह यही है कि हमारे पास ये दोनों सिस्टम से जो गैस हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, सेव करेंगे, इसको हम अपने डाइवर्ट करेंगे कस्टमर जो हमारे डोमेस्टिक है सारे, जो हमारी अवलीन तरजीह है, और उसके साथ साथ कमर्शियल सारे, यानी कि तनूर पे भी ज़रूरत होती है, होटल में भी ज़रूरत होती है, घरों में गैस का इशूज़ होते हैं तो आदमी होटल से ले लेता है। तो ये दोनों तरजीहन हमें सप्लाईज करनी है। इसकी वजह से ये गैस लोड मैनेजमेंट में हमें इशू आते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आते के साथ ही गैस का लोड बढ़ जाता है। अच्छा सलमान साहब, ये CNG सेक्टर कहता है हमारी तो इतना मैनेज लोड ही नहीं है, और वो ये भी कहा गया उनकी जानिब से कि 80% तो CNG स्टेशन जो है वो LNG इस्तेमाल करती है, तो फिर हमारे साथ इस किस्म का मामला क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त भी एक तरीके से, लेकिन LNG के ऊपर घरेलू सारिफ नहीं चलते। घरेलू सारिफिन के लिए इंडिजिनस गैस है जिसकी टैरिफ सस्ती होती है और RLNG की टैरिफ ज़्यादा होती है। तो जाहिर बात है वो हम सब्सिडाइज गैस दे रहे होते हैं डोमेस्टिक सेक्टर को, तो RLNG उनको नहीं फराहम की जा सकती। जहाँ तक उनका बात है कि उनको सप्लाईज क्यों नहीं हो रही और उनको क्यों नहीं किया जा रहा, तो देखिए अनफॉर्चुनेटली वो उस लास्ट बर्थ पर है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पे बनी हुई है। सबसे पहली प्रायोरिटी लिस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि डोमेस्टिक और कमर्शियल की, उसके बाद पावर सेक्टर्स है, फिर जीरो रेटेड इंडस्ट्रीज हैं, और इसी तरीके से आते जाएं। तो सबसे जो लास्ट बर्थ है तो प्रायोरिटी पे है कि वो CNG, बिकॉज देखिए CNG के अंदर एक एडवांटेज ये होता है यूजर को कि उसके पास जो व्हीकल है, 95% लोगों के व्हीकल डुअल फायर्ड होते हैं, ये पेट्रोल डीजल फायर्ड भी होते हैं, और वो डिपेंडेंट नहीं होते। अगर CNG नहीं होगी तो निज़ाम रुकेगा नहीं, लेकिन अगर गैस नहीं होगी घरों में और कमर्शियल इदारों में या IPPs में तो निज़ाम रुक जाएगा और उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। वो पावर सेक्टर भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, आपके शहर को, आपके सूबों को देता है उसके बिजली बना के, तो वहाँ पे भी हम सारी बातें मजबूरन अपने उनको सप्लाई करते हैं ताकि वो उनको आवाम को शिकायत कम से कम। सही, ये बड़ा मामला अहम है लगारी साहब के। बड़े साल हो गए हम इसी तरह से, तकरीबन कोई 11-12 सालों से CNG की लाइनें भी देखते आए हैं माजी में, पेशावर से लेकर तो यहाँ तक। लेकिन ये जो सूरत हाल अब की बार सिंध में बहुत ज़्यादा हुई है। अब बार बार सिंध हुकूमत के जो लोग हैं वो भी आकर कहते हैं सबसे ज़्यादा गैस जो है वो 60% से ज़ायद वो सिंध पैदा करता है, लेकिन सिंध के अंदर यहाँ शॉर्टफॉल की सूरत हाल नज़र आ रही। मैं बाकी सेक्टर्स की बात करूँ, CNG सेक्टर तो बहरहाल पहले से ही निगलेक्टेड होता है। तो ये जो गैस का मामला है, क्या वाकई उसी तरह से होना चाहिए जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर उन लोगों को पहले प्रायोरिटी और बाकियों को बाद में? नहीं, बात यह है कि हमने उन तरजीहात का तयन नहीं किया है कि हमने करना क्या है इसका। और दूसरी बात यह कि एक्सप्लोरेशन की तरफ भी हमारी, मुझे नहीं मालूम कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इस सिलसिले में क्या कर रही है,
क्योंकि बड़े सर्वे हुए, जियोलॉजिकल सर्वे हुए और इस बारे में बहुत कुछ बताया गया कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पर कैसे ज़ख़ायर मौजूद हैं। या तो हमें कोई एम्बार्गो है या हमें किसी का खौफ है या किसी का डर है कि हम उस तरफ नहीं जाते हैं। ये एक हमने टग लगाया था और हमें फिर बता दिया कि नहीं जी नहीं है, इसमें नहीं है। पहले तो वज़ीर-ए-आज़म खुशखबरियाँ सुना रहे थे कि जनाब बड़े ज़ख़ायर दरियाफ्त हो रहे हैं, लेकिन अब भी यही है कि सर्वेज़ जो हैं वो यही बताते हैं कि हमारे ऑफशोर जो ये है साहिल है पूरे का पूरा, जीवनी से सर क्रीक तक, इसमें बहुत बड़े ज़ख़ायर मौजूद हैं, लेकिन हम वो ज़ख़ायर को काम नहीं ला रहे हैं या हमने उनको एक्सप्लोर नहीं किया। इसके अलावा भी पाकिस्तान का जो ख़ित्ता है वो ऐसा है, उसका जोग्राफिया ऐसा है कि वो बहुत मुनसलिक है, मिला हुआ है उन मुल्कों के साथ जहाँ पर ये पैदावार होती है गैस की और तेल की, और हम उसकी तरफ नहीं जा पाते हैं या हमें उस तरफ जाने से रोक दिया जाती है। आमदन कोई चीज़ होती है जिससे हम, मुझे नहीं इसकी समझ में आती है। ये जिन लोगों ने एक्सप्लोर किया था उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं ज़ख़ायर मौजूद है, लेकिन हमें वो बस इतना ही करना था कि ये ऐलान किया जाए कि जी नहीं हम नहीं कर सकते, ना हमारे पास है नहीं। तो हमें इन मसाइल को भी देखना है। एक सोवरिन मुल्क की तरह आप सोवरिन फ़ैसले करें, ख़ुद मुख्ताराना फ़ैसले करें और कहें कि जिन्हें हम तलाश कर रहे हैं, सुई में आपने तलाश किया और सुई में गैस आपने इतने तवील अरसे तक इस्तेमाल की कि पाकिस्तान बनने के बाद से हम जो है तकरीबन कोई 70 साल के करीब हमने उसको इस्तेमाल किया और बेदर्दी से इस्तेमाल किया। और तमाम और फिर ये कि जहाँ सुई के लोगों को, सुई के आसपास के मैं जाता हूँ वहाँ पर, तो लोगों को वहाँ सुई के आसपास के लोगों को नहीं मिलती है गैस। तो मसला ये है कि यहाँ पर भी हमारे यहाँ सिंध के अंदर जो ये दरियाफ्त हुई है गैस, वो यहाँ पर ही लोगों को जो है पहले कहा जाता है आप रोज़ा रखें, हम जो है इसको आगे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल हमारे यहाँ रहती है। फिर ये अभी कुछ ऐलान भी हुआ है लगारी साहब, पाकिस्तान गैस बोर्ड ने भी कहा 22 करोड़ सूबे को उन्होंने ऐलान किया कि बहुत जल्द जो है वो LNG वो दरामद करके वो कर सकते हैं। बहरहाल उसकी भी एक लंबी तफसील है, लेकिन CNG सेक्टर में इस वक्त काफ़ी सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये CNG सेक्टर के अंदर जो CNG स्टेशंस हैं, मुलाजमीन हैं, लोग हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीर नजमुल हसन साहब, तर्जुमान है CNG एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया समीर साहब आपके वक्त का। ये इस वक्त सिंध की अगर सिर्फ बात कर लें तो यहाँ कितने CNG स्टेशन हैं, कितने लोग हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं? बट पहली बार शायद ये हो रहा है कि 2.5 माह के लिए मुसलसल ही बंद कर दी गई है CNG। जी समीर साहब। जी के यूजर्स हैं, हम लोकल गैस के यूजर ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने हमें जिस पैरिटी लिस्ट के तहत बंद किया है उस पैरिटी के अंदर वो लोकल गैस की है। हमें 1 साल पहले इन्होंने RLNG के ऊपर इस बुनियाद के ऊपर शिफ्ट किया कि जी आपकी किसी किस्म की भी आप ये RLNG ले लें, आपकी किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं होगी। बीच में इन्होंने कई दफा गर्मियों में भी लोड शेडिंग की और अब तो हद हो गई कि मतलब पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2.5 माह के लिए बंद किया गया हो। हमें कंटिन्यूस इन्होंने 2.5 माह के लिए बंद कर दिया। 613 स्टेशन है पूरे सिंध के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि 613 स्टेशन आज से तो 2.5 माह के लिए बंद हो चुके हैं, कल सुबह से। इन तमाम स्टेशन पे काम करने वाले जो अमला है उसकी बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है ज्यादातर स्टेशन तो मुझे लगता है कि आप खोलेंगे ही नहीं। ये कौन सा कारोबार है कि जी आए दिन आप बंद कर देते हैं, आए दिन आप खोल देते हैं, मतलब अपनी मर्जी पे चला दी सुई गैस के जो तर्जुमान बैठे हुए सलमान साहब, इनसे रात को भी मैंने एक प्रोग्राम के अंदर सवाल किया था कि जी हम तो लोकल गैस के यूजर हैं ही नहीं, हम लोकल गैस की कमी है, तो ये लोकल गैस का मामला तो हमसे कनेक्टेड है ही नहीं। हम तो RLNG के यूजर्स हैं। हमसे इन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम आपके लिए RLNG मंगा के देंगे आपको, आप RLNG के ऊपर शिफ्ट हो जाएं। नहीं मंगा के दिया, कुछ भी किया। आज भी 150 mm CFD SNGPL ले रहे हैं। तो SNGPL से जब 150 mm CFD ले रहे हैं तो खपत टोटल इस वक्त पूरे सिंध की जो RLNG के CNG स्टेशन की है वो 18 mm CFD है। 1150 mm CFD इस वक्त जो सदन के सिस्टम में मौजूद है गैस, उसमें से 18 mm CFD 1.5% के करीब बनती है। मेरी समझ से बालातर ये बात है कि जी 1.5% गैस इस्तेमाल करने वाले सेक्टर को बंद करके जो एडवांस टैक्स दे रहा है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब आप CNG स्टेशन को बंद करेंगे तो जब ये आप 2700 रुपए mm CFD वाली गैस जब आप किसी और सेक्टर को देंगे, इंडस्ट्री को देंगे या लोकल, एक माह के अंदर, एक माह में सिर्फ इस 18 mm CFD के ऊपर जो नुकसान होगा वो 1 अरब रुपए का तकरीबन होगा पाकिस्तानी। यानी 3 माह 2.5 माह अगर ये बंद रखेंगे तो 2.5 अरब रुपए का नुकसान, सर्कुलर डेप्थ और बढ़ेगा।
ये अगर सिर्फ ये 18 मैं सलमान साहब से इस पे जानूंगा, आपके आने से पहले उन्होंने बात की जी, वो RLNG की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सेक्टर से तो हमें सिर्फ 1.5% जो है वो आप गैस दे रहे हैं, तो फिर भी ये इतना बड़ा क्या वजह है सिद्दीकी साहब? देखिए, जब भी कोई बहरान होता है यकीनन आप उसके अंदर अपने रिसोर्सेज को और उसके अंदर एक होती है रेंज होती है 18 से 25 के दरमियान रहती है इनकी रेंज हमारी। लेकिन ये एक मैंने जैसे कहा MMCFD की ऐसी अहमियत है सर्दी के तनाजुर के अंदर, जो कि एक शदीद तरीके से आ चुकी है बलूचिस्तान में और सिंध के अंदर। तो ये देखिए, उन्होंने हमसे कहा कि ये RLNG की वजह से आप हम तो गैस क्यों नहीं दे रहे, बिकॉज ये गैस तो लोकल गैस नहीं, लोकल कंज्यूमर को नहीं दी जा सकती। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर के हमारा जो इनसे मुआहदा हुआ उसमें भी बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था, एवरी CNG स्टेशन के साथ एक डिफरेंट मुआहदा है, इनके साथ सेपरेट मुआहदा होता है कि जितनी अवेलेबिलिटी होगी तो हम जरूर देंगे। अवेलेबिलिटी थी, हमने साल के बहुत सारे दिनों में दी। अवेलेबिलिटी के इशूज है क्राइसिस में, तो डेफिनेटली वी हैव टू केटर। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको बताई वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बनाई हुई है। अच्छा, कल भी आपने देखा फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ने इसकी तौसीक की कि काबीना ने स्ट्रेटजी की तौसीक की है कि जो CNG के स्टेशन है सारी काम के लिए बंद किया जाए, बिकॉज ये गवर्नमेंट का भी लेवल पे डिसीजन है, उनकी भी फारसाइटेडनेस है। वो देख रहे हैं कि क्राइसिस आ रहा है आगे, तो उसको कैसे मीट करने के लिए अपने रिसोर्सेज को पूल किया जाए। देखिए, गैस CNG की RLNG की जो गैस है वो कमर्शियल इंडस्ट्री को भी जाती है, IPPs को भी जाती है। तो ये खाली ये इस तरह से ये नहीं है कि खाली हम इनको ही बंद करें। तो आप कह रहे हैं कि प्रायोरिटी जो है वो उसको सेट करने के बाद गैस लोड मैनेजमेंट प्लान ही रखा गया है। बहुत शुक्रिया सलमान सिद्दीकी साहब आपका भी और समीर साहब आपका भी। अब देखना ही है कि 2.5 माह के लिए CNG तो बंद है, लेकिन जो बाकी कंज्यूमर्स हैं उन तक ये गैस पहुँचती रहे और वहाँ आगे जाके शॉर्टफॉल जब बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी आएगी वो ना हो, तो फिर सूरत हाल समझेंगे कि गैस लोड मैनेजमेंट बेहतर रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत अच्छी खबर आपको देंगे और वो है स्कर्दू एयरपोर्ट को अब आलमी मयार का एयरपोर्ट करार दे दिया गया है। अब वहाँ पर बड़े जहाज़ भी लैंड कर सकेंगे। आपको एक मंजर दिखाते हैं लैंडिंग का और खूबसूरत स्कर्दू एयरपोर्ट का, तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स की तरह एक एयरपोर्ट की अब वो तैयारी होगी। अब सियाहत को फ़रोग देने के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ें सीधा अब स्कर्दू आएंगी। उससे पहले हम ये देखते थे कराची और इस्लामाबाद जब लैंड करते थे और वहाँ से फिर स्कर्दू के लिए जो ATR तैयारे हैं, ख़ासतौर पर PIA के पास जो मौजूद हैं वो तैयारे जाते थे, लेकिन अब बड़े जहाज़ लैंड कर सकेंगे। वो ज़्यादा सेफ़ फ़्लाइट्स भी हो गई हैं, लोगों की तादाद अब ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से पिछले 3 सालों में टूरिज़्म फ़रोग पाया है और ख़ास तौर पर 1 साल जैसे दोबारा से लॉकडाउन खुलने के बाद जो सूरत हाल रही है। नदीम खान हमारे ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान मौजूद हैं। नदीम, एक तो ये बड़ा अच्छा इकदाम हो गया कि स्कर्दू एयरपोर्ट पर अब बड़े जहाज़ लैंड कर सकेंगे, तो इस वक्त क्या सूरत हाल रही है ख़ासतौर पर टूरिज़्म पिछले जो 1-1.5-2 सालों के अंदर वो, और जब ये एयरपोर्ट बना है तो क्या कहा जा रहा है कि मज़ीद यहाँ पर टूरिज़्म को बेहतर फ़रोग मिल सकेगा? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का जो सियाहत के हवाले से अगर बात करते हैं तो उसमें जो है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा देने के बाद इसकी सयाहत पर जो है बड़े मनफी असरात, इसके मुस्बत असरात जो है वो मुरतब होंगे और यहाँ पे जो बैनुल-अक़वामी परवाजें हैं वो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो डायरेक्ट सयाह जो हमारे इंटरनेशनल सयाह हैं वो बआसानी जो है वो गिलगित का बल्तिस्तान का रुख कर सकेंगे और यहाँ के जो खूबसूरत मनाजिर है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान है हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की सयाह जो हैं वो मुख्तलिफ रूट से होके गिलगित बल्तिस्तान आते हैं और इसी तरह जो है कोयतेमाओं की एक बहुत बड़ी तादाद होती है जो गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद बाला पहाड़ों को देखने और इसको सर करने के लिए कोयतेमाई के गरज से जो है गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। तो ये एक उनके लिए भी आसानी पैदा करेगी और यहाँ पे जो है सियाहत का शोबा जो है वो मजीद फरोग पाएगा और इसके साथ साथ यहाँ की जो मईशत है ये देखा जा रहा है कि उस पर भी इसके जो है मुस्बत असरात मुरतब होंगे और यहाँ पे आज जो है इसको बाकायदा नेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है और आज का दिन जो बताया गया है कि आज से इसको जो है बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया। इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब दुनिया से एक मुख्तलिफ किस्म का एयरपोर्ट जो है इसको तस्वीर किया जाता है और
ये उम्मीद भी की जा रही है कि जो इंटरनेशनल सयाह हैं, जो सयाह हैं, उनकी तादाद में जो है बहुत ज्यादा इजाफा होगा और जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की मईशत बेहतर होगी वहीं पे पाकिस्तान की बिल्कुल। ये टूरिज्म जिस तरह से इंडस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान में चढ़ेगी, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री टूरिज्म है, जिस तरह से हाइकिंग और क्लाइंबिंग के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, उनके लिए भी बड़ी आसानी होगी। बड़ा खूबसूरत मंजर लगारी साहब आप ये स्कर्दू एयरपोर्ट का वो देख रहे हैं, लेकिन अब ये इंटरनेशनल मयार का एयरपोर्ट है, यानी कि बड़ी फ्लाइट्स आ सकेंगी, तो रनवे बड़ा हो गया है। तो ये तो पर पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अच्छी और पाकिस्तान के लोगों के हवाले से एक बड़ी अच्छी खबर होगी कि अब गिलगित बल्तिस्तान की जानिब जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है उनका आना आसान हो जाएगा। ये वैसे अच्छा है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए एक बड़ा गेटवे खुल रहा है टूरिज़्म का। स्कर्दू एयरपोर्ट वैसे भी बड़े जहाज़ वहाँ लैंड करते थे और वहाँ पर लोग पहुँचते थे। अब इंटरनेशनल सतह पर भी लोग जो हैं वो डायरेक्ट भी यहाँ पहुँच सकेंगे, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक जो कम्युनिकेशन का मसला है स्कर्दू से गिलगित के दरमियान का, उसको भी हल करना चाहिए। इसलिए कि आप स्कर्दू से गिलगित से स्कर्दू पहुँचने में तो आपको एक ज़माना लग जाता है। वहाँ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर ऐसा नहीं है कि आपके लिए आसानी हो। और गिलगित में भी चूँकि एयरपोर्ट ऐसी जगह पर वाक़ है कि जहाँ पर जहाज़ के लिए वेदर देखना बहुत ज़रूरी होता है और लोगों की अक्सर फ़्लाइट्स जो हैं मनसूख हो जाती हैं। तो इस मसले का हल भी बहुत ज़रूरी है कि किसी तरीके से लोग जो हैं गिलगित जाना चाहते हैं और गिलगित में बहुत सी चीज़ें हैं। आप गिलगित से ज़रा सा 1 किलोमीटर भी आगे जाएं तो आपको 3 दुनिया के सबसे बड़े सिलसिले, पहाड़ी सिलसिले एक जगह पर मिलते हुए दिखते हैं। ये कराकरम है, ये हिंदू कश है और हिमालय है। तीनों एक जगह पर आप पहुंचेंगे तो लगेंगे कि 3 सिलसिले एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और बीच में से दरियाए सिंध निकल कर आ रहा है। तो ये ऐसे खूबसूरत मनाजिर हैं। लेकिन गिलगित में पहुंचना भी आसान होना चाहिए। अब ये है कि अगर एयरपोर्ट बन गया लगारी साहब, फिर उसके बाद उम्मीद ये की जाए कि अब जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत बेहतर किया जाए। उसके लिए भी हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि पूरा एक मंसूबे बनाए गए हैं कि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ख़ासतौर पर चंद बड़े शहरों के में गिलगित बल्तिस्तान पूरे एरिया में वहाँ पर वो बनाया जाए। तो ये कब बनता है और कैसे, लेकिन ये एयरपोर्ट के इक़दाम के बाद शायद अब इस चीज़ों की जानिब भी अब मज़ीद आगे बढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक अच्छी खबर के साथ एक और अलार्मिंग सिचुएशन है और वो है ओमिक्रॉन के हवाले से, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना जवाद असगर साहब। ये ओमिक्रॉन, अब हम तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर वेरिएंट और फिर लहर और उसके ही शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं पूरी दुनिया। फिर क्या आप समझते हैं कि जिस तरह ये सामने आया है लॉकडाउन की जानिब जा रही है? बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का प्रोग्राम में। और देखिए, ओमिक्रॉन ना भी आता तो इस वक्त जो विंटर सर्ज है यानी कि सर्दियों की वेव शुरू हो चुकी थी। अमेरिका के अंदर लाख केसेस से ज़्यादा रोज़ाना पॉजिटिव हमें मिल रहे थे। यूरोप के अंदर तेज़ी के साथ कुछ ममालिक के अंदर बहुत तेज़ी के साथ केसेस का नंबर बढ़ रहा था और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये वायरस जो है मौसमी वायरस कह लीजिए कि इसको मौसमों का कुछ ना कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत असर ज़रूर होता है। तो ये वेव एक्सपेक्टेड थी। अब इस वेव के अंदर या इस सर्ज के अंदर 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है जो एक्सपेक्टेड था। वेरिएंट्स आते रहते हैं और ये कोई पहला वेरिएंट नहीं आया, लेकिन उसके साथ आया बड़े गलत मौके पे है कि तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्रिसमस की छुट्टियां हो रही हैं, न्यू ईयर की छुट्टियां हो रही हैं और ये नॉर्मली साल का वो टाइम होता है जब मोस्टली फैमिलीज़, हमारे पाकिस्तान में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं तो फैमिलीज़ के इज्तिमाआत होते हैं। एक तो फिर नया वेरिएंट जो ज़्यादा इन्फेक्शस है, सर्दी का मौसम के खिड़कियाँ दरवाजे बंद ताकि वेंटिलेशन आपकी वहाँ पे अच्छी नहीं है, और उसके साथ क्राउड्स। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से दुनिया के साइंटिस्ट इस वक्त थोड़े से परेशाान है कि ये खुदा न खास्ता हमारे एक हद से ज़्यादा केसेस ना बढ़ जाए। अच्छा राना साहब, एक वैक्सीनेशन का जो अमल है वो लोगों ने करवा लिया, आपने, हमने करवा लिया। अब हुकूमत ने तो कहा कि बूस्टर भी आप लगवा सकते हैं अगर आप 6 माह का वक्त हो गया है। तो क्या अभी इब्तदाई तौर पर तहकीक क्या बता रही, जो हम वैक्सीनेशन करवा चुके हैं उस वैक्सीनेटेड लोगों पर भी इसका असर हो सकता है? देखिए, अभी तक जो हमारे पास डेटा आया है और ये ओमिक्रॉन से पहले का डेटा है, उसके अंदर वैक्सीन करा के भी आपको, ज़ाहिर आपको पता है, आपको कोरोना हो जाता है, लेकिन ये 14 से 18 गुना होता है। यानी कि इस वजह से ये कहा जा रहा था कि ये जो इस वक्त जो वेव्स आ रही हैं या सर्जेस आ रही हैं वो प्रीडोमिनेंटली जो है वो अनवैक्सीनेटेड के अंदर है। यानी कि ऐसे लोगों में बीमारी हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है जो वैक्सीन जिन्होंने नहीं करवाई।
नया क्या वेरिएंट जो है वो उसके ऊपर वैक्सीन असर करेंगी या नहीं करेंगी। तो मेरा एक इस पे शुरू से एक पोजीशन रही है कि ये बड़ी खुशकिस्मती है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं जो मुख्तलिफ तरीकों के साथ बनाई गई हैं। तो एक अगर कुछ उसकी अफादियत में कम हो भी गई लेकिन बाकी वैक्सीन मौजूद है जो शायद जिसमें कमी ना आए या उतनी कमी ना आए। तो पाकिस्तान में भी इस तरह हमने 4-5 वैक्सीन मुख्तलिफ तरीकों की पाकिस्तान में लगी हुई हैं। तो इस वजह से ओवरऑल जो बिग पिक्चर है उसके मुताबिक शायद हमें उतना नुकसान ना हो। अगर इसके अलावा अगर एक ही वैक्सीन होती दुनिया में और उसके खिलाफ मुदाफत आ जाती तो बहुत बड़ा मसला था, लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन हैं तो होपफुली कोई ना कोई स्टैंड करती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी आप बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं, क्योंकि नंबर्स भी जो हमारे पास NCOC से हैं वो भी मौजूद हैं कि उस तरह से लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाए। मतलब हुकूमत तो कर रही है, इदारे भी कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं जा रहे हैं। अभी तक वो खौफ की अलामत है कि जनाब ये इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है, उन लोगों के लिए उनकी जान भी जा सकती है, बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं। तो इस अमल को किस तरह से आप समझते हैं कि वो ख़त्म किया जाए? बल्कि पूरी दुनिया में लोगों ने बड़ा रेजिस्ट किया है इस अमल पर। देखिए, उसकी एक तो वजह यह है कि जो रेजिस्टेंस आपको नज़र आई है बहुत बड़ी, ये एक चीज़ जो नुकसान भी है सोशल मीडिया का, उसका ये है कि अगर एक अफवाह भी चल पड़े तो बहुत सारे लोग उसको सही खबर समझ के ले लेते हैं और फिर हमें वैक्सीन हेजिटेंसी भी मिली और सारा कुछ मिला। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बिलियंस या अरबों लोगों को ये लग चुकी हैं वैक्सीन पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की, किसी भी मुल्क से। और सारे मुल्क सारे मिले हुए तो नहीं है कि चाइना अमेरिका के साथ मिल गया, अमेरिका रूस के साथ मिल गया, मुख्तलिफ मुल्कों ने वैक्सीन बनाई हुई हैं। हमें किसी भी मुल्क से कोई मेजर साइड इफेक्ट की खबर नहीं आई। तो ये बड़ा अगेन रेयर है, लेकिन ये अभी तक इंतहाई महफूज वैक्सीन हैं, क्योंकि कोई मेजर साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं आए या डेथ्स ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से हम कहें कि ये वैक्सीन नहीं ठीक। और जबकि ये वैक्सीन पूरी दुनिया के हर किस्म के इस्लामी गैर इस्लामी हर तरह के मुल्कों में लगी हैं और हमें कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं मिली। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि अगर अरबों लोगों को लग चुकी है तो फिर अब आपको डरना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, रान जवादा साहब। और यकीनी तौर पर अब एहतियात बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले आप एहतियात कर रहे थे, नया वेरिएंट है, असर कर रहा है, किस तरह से कर रहा है ये अभी कुछ नहीं डॉक्टर्स भी बता पा रहे हैं, क्योंकि नई तहकीक जिस तरह से होती जाएगी तब रिजल्ट सामने आएंगी। लेकिन एहतियात लाजिम है। अगर आप अपने आप को महफूज रखेंगे तो ही आप बच सकेंगे किसी भी चीज़ से। फौरी तौर पर वापस अपने मास्क निकालिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और रश वाली जगहों से थोड़ा इज्तनाब भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।